तो गहलोत इसी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे थे। और चलिए बिग फाइट का रुख करते हैं। सवाल ये कि आखिर कब खुलेगी कमल की पूरी 25 पंखुड़ियां। 5 सीटों पर कौन सा पेच अभी भी फंस गया है। कब तक चलेगा मंथन मनन और चिंतन का दौर। कब खत्म होगा इंतजार। कब साफ होगी सूबे के सियासी रण की तस्वीर। और सबसे बड़ा सवाल आखिर वो कौन से सियासी समीकरण है जो पार्टी में डिफरेंस साध नहीं पा रही है। जब बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है बीजेपी नेता नीरज जैन जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, साथ ही वाम दल नेता डॉक्टर संजय माथुर जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत नीरज जी आपसे ही करेंगे क्योंकि इंतजार बीजेपी की उन 5 सीटों को लेकर है। आखिर कितना और मंथन मनन होगा सर इन 5 सीटों को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है। कार्यकर्ता ही अपना फीडबैक देता है और उसके फीडबैक और रायशुमारी के आधार पे हमारे यहाँ कैंडिडेट तय होते हैं। हमारा मिशन 25 नहीं, हमारा मिशन 300 है। 272 लोकसभा सीट जीतने का हमारा मिनिमम हमको चाहिए, लेकिन 300 पार करने के लिए एक एक सीट पर चर्चा, वहाँ के कार्यकर्ताओं से चर्चा, हमारे प्रमुख नेताओं से चर्चा करके ही हम टिकट डिक्लेयर करने वाले हैं। लेकिन इतनी ज्यादा चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है कि कब खिलेगा कमल, कब पंखुड़ियां खुलेगी, क्योंकि अभी नामांकन में बहुत समय बाकी है। 2 सीटें हैं जिनका नामांकन 9 तारीख को जो बाकी है उनमें 9 तारीख तक होना है और आज 5 तारीख हुई है। और बाकी जो 3 सीटें हैं उनमें नामांकन की तारीख जो 18 तारीख तक अंतिम तिथि है, तो अभी बहुत समय बाकी है। बिल्कुल चर्चा करके मिशन 25 को पूरा करने के लिए राजस्थान में हमारे जो वरिष्ठ जन हैं वो बिल्कुल तैयारी करके बैठे हैं और बिल्कुल अच्छे कैंडिडेट्स को उतारेंगे। जिस प्रकार अभी तक 19 हमारे जो प्रत्याशी उतरे हैं वो मजबूत दावेदार हैं, ये सब मान रहे हैं। और उनमें से 15 वही दावेदार जो कि पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उस प्रतिनिधि के नाते, जनप्रतिनिधि, उन्होंने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 5 साल में मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के लक्ष्य को लेकर के चले, विकास कार्यों को किया। ठीक है नीरज जी, आप कह रहे चिंता करने की बात नहीं है, नाम जल्दी घोषित हो जाएगा। बिल्कुल चिंता यहाँ पर किसी को नहीं है। चिंता ये है कि आखिर पेज कहाँ पर फंस रहा है। नाम सामने आ जाएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी, इसलिए इंतजार यहाँ पर हो रहा है। बाकी चिंता तो बीजेपी को होनी चाहिए कि इन 5 सीटों पर किसे उतारा जाएगा। स्वर्णिम जी समय पर चलिए आपके पास लौटेंगे नीरज जी। स्वर्णिम जी, क्योंकि शुरुआत बीजेपी ने की सबसे पहले 21 तारीख को ही ये सामने आ गई थी तस्वीरें, 16 नाम की पहली लिस्ट आ गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने भी एक के बाद एक लिस्ट है, पूरे 25 नाम तस्वीर साफ कर दी। कांग्रेस किस तरह से देख रही है इन 5 सीटों के इंतजार को? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अपना प्रचार कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो हम ही नहीं पूरा प्रदेश देख रहा है कि आप पिछले चुनाव में 25 की 25 सीटें आपने जीती थी। बाई इलेक्शन में आप हारे, लेकिन उसके बावजूद भी और एक आपके सांसद छोड़ के गए, फिर भी 22 सीटें ऐसी थीं जिन पर आपके सिटिंग एमपी हैं। और आप यहाँ पे कह रहे हैं मंथन कर रहे हैं, हम देखेंगे कौन कार्यकर्ता लड़ सकता है नहीं लड़ सकता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज डरी हुई है। इसीलिए आज अपने जो एमपी आपके जीत के आए थे उनको भी आप उतारने में कतरा रहे हैं। और दूसरी बात ये देखिए, आज जो देश के हालात हैं, जिस प्रकार से जो मुद्दे बने, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे जितने भी मतलब अब जो भी इन पे आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार राफेल में हुआ हो, इन सब का जवाब देने से आज कतरा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अब जो भी मंथन चल रहा है, कार्यकर्ता है, ठीक है, इनका इंटरनल मामला है, लेकिन यहाँ पे ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि क्या आप अपने जो सिटिंग एमपीज हैं उनको इस लायक नहीं मानते हैं कि वो चुनाव में जा सकें, जनता को फेस कर सकें या जनता के सवालों के जवाब दे सकें, या आप भी अपने शीर्ष नेतृत्व की तरह जो है जवाब तो जनता मांगेगी, लेकिन सवाल तो पूछेगी जनता, लेकिन जवाब देने के लिए जिनको जवाब देना उनकी जगह किसी और को भेजेंगे। 9 तारीख नामांकन के आखिरी दिन है और इसमें 2 सीटें आती है जिस पर अभी नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन इंतजार इसी बात को लेकर है कि आखिर वो कौन सी बात है, वो कौन सा पेच है जो फंस रहा है, या फिर जो सिटिंग एमपी पहले से है उन पर एक बार फिर दाव नहीं खेलना चाहती या फिर किसी और को उतारना चाहती है। मंथन का दौर तो जारी, लेकिन अभी और कितना। रुक करते हैं संजय माधव जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? 5 सीटें लगातार इंतजार है इन सीटों पर कैंडिडेट को लेकर। हालांकि बीजेपी की तरफ से जिस तरह से नीरज जी भी कह रहे हैं, बीजेपी नेता भी यही कह रहे हैं कि अभी तो वक्त है और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। कि आपको वाकई में यही वजह लगती है कि आखिरी मोमेंट तक फीडबैक ही लिया जाएगा? श्वेता जी, वास्तविकता ये है कि आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे दुविधाग्रस्त यदि कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपने कहा कि वो पार्टी विद डिफरेंस, आपने नाम लिया, इसको बंद कर दीजिए कहना। अभी ये पार्टी विद डिफरेंस, ये पार्टी हो तो डिफरेंस हो विद डिफरेंस। ये पार्टी नहीं, आरएसएस की एक ब्रांच है और अभी इनके सामने बड़ा संकट है। अभी इस चक्कर में हनुमान को लाए, बेनीवाल को लाए, अभी तो इनको
समझ में नहीं आ रहा कि खुद के कैंडिडेट खड़ा करें, कार्यकर्ताओं को खड़ा करें। अब नीरज जी कह रहे हैं हम कार्यकर्ता कहाँ रह गया? आज अडवाणी जी ने कल वक्तव्य दिया है कि भारतीय जनता पार्टी तो वो मोदी जी कह रहे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा है, तो भारतीय जनता पार्टी आज मूल विचारधारा से हट चुकी है। आज सत्ता के लोलुपता में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के इल्यूजन क्रिएट किए। एक इल्यूजन क्रिएट किया हम पार्टी में डिफरेंस है, दूसरा इल्यूजन क्रिएट किया अभी कांग्रेस का क्लोन बनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का क्लोन बनने के चक्कर में ना तो कांग्रेस बन पाई ना भारतीय जनता पार्टी रही। अभी इनके सामने संकट ये है कि हम जो है वास्तविकता में आज नीरज जी को चिंता नहीं है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, हमें चिंता है। देश की जनता को जवाब चाहिए कि पिछले 2014 के इलेक्शन में जिन वादों के साथ सत्ता में आप आए, 5 साल आपने राज किया, 5 साल आपने देश को भ्रष्टाचार के अंदर आकंठ डुबो दिया। आपने किसानों के कर्जा माफी का वादा किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। आपने 1.5 गुना भाव देने का वादा किया। यानी जो वादे किए सारे जवाब जनता को चुनाव में चाहिए। जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, नहीं ये आप मान रहे हैं संजय जी? आप ये मान रहे हैं बीजेपी की सरकार को इस तरह से देख रहे हैं, या इन प्रदेश की बात करें तो हाँ नीरज हम ये मान रहे हैं कि ये चुनाव कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट मैदान में आए तो नीरज जी ऐसा भी तो हो सकता है। नीरज जी मेरे को जवाब देने दीजिए। सूप तो सूप छाजली भी बोले, जिसमें 56 छेद। संजय जी देखिए, आप भी झांझली बन जाओ थोड़ी देर में। आपकी चाइना ब्रांडेड पार्टी, चाइना की फॉलोअर पार्टी, जिनके पास खुद के पास कैंडिडेट नहीं है, जो कैंडिडेट उतार पाई हमारे पे चर्चा कर। देखिए आपको चर्चा करने का अधिकारी नहीं है। आप जिनके सीट पार्टी सिद्धांतों में चलती है, संजय जी जिनके सी टीम बने हुए हो, जिनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हो, वो आपको केरल में निपटाने पे लगे, वो आपकी खिलाफत करने वाली बंगाल में ममता के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपके कहने से बिहार में आपको सीट नहीं दे रहे, जिसकी सी पार्टी बने हुए हो, आपको बात करने का अधिकारी नहीं है, आपके पास कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस के एमपी बैठे हो, आप शर्म नहीं आती? आपको सिद्धांत की बात करते हो आप, बेशर्म बेगैरत लोग तो आप जैसी पार्टी के लोग हैं जिनके पास जनाधार नहीं है, आधार नहीं है, या बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अनाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार वंशवाद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है संजय बाबू जी, संजय बाबू जी, ठीक है आपने अपनी बात रखी। संजय जी आपने अपनी बात रखी। नहीं संजय जी आपने अपनी बात, संजय जी एक मिनट बात सुनिए। एक मिनट संजय जी, सामान नहीं है, चीन मत जाइए सर, राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, वो बात कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, चीन पहुंच के उस पर सवाल करेंगे। वक्त नहीं इतना, और हम राजस्थान में ही रहते हैं क्योंकि हम प्रदेश की 25 सीटों की बात कर रहे हैं। 5 सीटों पर नाम नहीं ऐलाने, बस उस पर चर्चा हम कर रहे हैं, उन समीकरणों की बात कर रहे हैं। जिनके बाद राजस्थान में लड़ने के लिए 5 कैंडिडेट नहीं है, वो क्या चर्चा करेंगे? आपने सवाल किया संजय जी, आपने सवाल किया, संजय जी आपने सवाल किया, मैं जवाब नीरज जी को। नीरज जी उनका कहना ये है कि 25 की 25 सीटें आपको जनता ने दी। मुद्दे जो थे, जो आप लोगों ने वादे किए, वो ये मान रहे हैं कि उसे पूरा नहीं किया जनार्दन गया। है, जनता जनार्दन है, जनता अपना जनादेश जो देगी वो स्वीकार हम करते रहे हैं। हम पर आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके कि जिन उनके पास कैंडिडेट नहीं है, वो क्या चुनाव लड़ने की बात करते हैं और चिंता कर रहे हैं देश की। भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ मिलकर के जो चुनाव लड़ रहे हैं, वंशवादी कांग्रेस के साथ जो मिलकर चुनाव। संजय जी देखिए, संजय जी, श्वेता जी डिबेट में बार बार अगर ये इंटरप्ट करेंगे तो उनसे जवाब लेता हूं। आपके पास मैंने इनके बोलने पर बिल्कुल नहीं बोला, ये बार बार पीछे बोले जा रहे हैं। आपके पास आ रहे संजय जी, 1 मिनट पहले नीरज जी के जवाब ले ले, स्वर्णिम जी से भी। वंशवादी कांग्रेस 100 साल जिसके में एक ही परिवार ने शासन किया, उनकी पुछलक को बनकर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमसे सवाल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये आप कांग्रेस में सवाल उठा रहे हैं, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं। और जो खुद विधानसभा में कांग्रेस अंतिम समय तक टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई, और अंतिम दिन नामांकन के दिन भी अंतिम समय जिन्होंने नाम परिवर्तन किए, वो चुनाव की बात कर रहे हैं। अभी नामांकन में समय बाकी है, और गरीबों और किसानों का जिन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, उस कांग्रेस के पूछ पकड़। चलिए ठीक है नीरज जी, मैं पूछता हूँ कि किसानों का और युवाओं का बेरोजगारी भत्ता नीरज जी सुनिए, बात सुनिए नीरज जी, क्योंकि सरकार आपकी बनी, पिछले 5 साल आपके थे, और प्रदेश की अगर बात करें जनता ने भरोसा जताया, तभी तो 25 सीटें आप लोगों को मिली। बिल्कुल काम किया, ठीक है, नहीं पहले 25 सीटें मिली। सुनिए, आपको मौका दिया गया काम करने का, आपको मौका दिया गया। सुनिए, जिन्होंने 5 साल काम किया, सुनिए नीरज जी, ठीक है, उजाला योजना, ठीक है, मौका दिया गया 25 साल, 25 सीटों के लिए 5 साल दिए गए। चलिए ठीक है, विषय को लेकर के चले और 5 साल में काम करके दिया, उनके साथ में पुनः उनको। ठीक है नीरज जी, एक लाइन में जवाब दीजिए। नीरज जी आपने अपनी बात रख दी, सवाल था, जवाब उनसे जवाब लेने के लिए वक्त देंगे तब तो लेते हैं नीरज जी, सवाल लेते हैं। 1 मिनट, आप जब मौका देंगे दूसरों को बोलने का तब तो जवाब ले पाएंगे ना। आपने अपनी बात रखी, बीजेपी की बात रखी, आपने कहा कि हाँ मौका दिया, 5 साल आपने अच्छे से काम किया है, एक बार फिर से मिशन 25 को लेकर चल रहे हैं। लेकिन स्वर्णिम जी,
बार बार कांग्रेस सवाल ये उठाती है कि एक तरफ बीजेपी बात ये कहती है कि हमने 5 साल बहुत काम किए, जो वादे किए उसे निभाया गया और उन्हें अपने एमपीज में भरोसा है, सबने बहुत काम किया। दूसरी तरफ जब नाम रिपीट करने की बात आती है तो अभी भी 5 सीटों को लेकर यहां पर संशय बना हुआ है। सवाल ये कि क्या वही सीट, वही कैंडिडेट उसी सीट पर रिपीट होते हैं या नहीं। तो ऐसे में सवाल आप लोग बार बार ये क्यों उठा रहे हैं कि या तो वो फेल हुए इसलिए उन्हें बदलने की रणनीति यहां पर बीजेपी ने की, रीजन कुछ और भी हो सकता है, सीट बदलने, कैंडिडेट बदलने मैक्सिमम नहीं बदले। हाँ, स्वर्णिम जी। देखिए, मैं आपको अगर इनको वही चेहरे देने होते या अगर वो फेल नहीं हुए होते तो डिक्लेयर तो आपने जो 16 किए जब पहली वाली लिस्ट में कर देते तभी सारे, आपने नहीं किए और इसलिए नहीं किए। हम तो एक भी सीट नहीं जीते थे, आपने क्यों बदले? हमने तो बदले नहीं, हमारे तो सांसद थे नहीं, लेकिन हमने तो सांसद के प्रत्यक्ष उतारे। नीरज जी, उनके पर आपने क्यों करे? अगर पिछले चुनाव की बात करें उनके तो सभी कैंडिडेट हार गए थे। पिताजी मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस बार भी इनके जीते हुए विधायक चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। सीपी जोशी, रघु शर्मा, जो बड़े चेहरे थे, कोई मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप टिकट दे रहे थे क्या? मैं सवाल मेरे से मैं पूछ रहा हूँ, बोल आप रहे, मेरी पार्टी के बारे में बोल रहे, जानते आप कुछ है नहीं। बड़ी सिंगल लाइन कि भाई हम जीते हुए विधायकों को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो हारे हुए विधायकों को क्यों लड़ाया चुनाव आपने? 5 विधायक जो चुनाव नहीं जीत पाए विधानसभा, और तो उनकी भी कुछ रणनीति होगी। स्वर्णिम जी, गोपाल सिंह स्वर्णिम जी चलिए इसी का जवाब दे दीजिए। मरने के लिए ले जाकर क्या रणनीति? देखिए 2 सवाल स्वर्णिम जी, स्वर्णिम जी चलिए ठीक है, जवाब दे दीजिए। नीरज जी आपको शायद जवाब लेने दीजिए। नीरज जी एक मिनट बात सुनिए, स्वर्णिम जी बात सुनिए। यहाँ ये सवाल कर रहे हैं, ठीक है आप, लेकिन बार बार सवाल ये भी उठा था कि कई लोगों को ऑफर किया गया चुनाव लड़ने का, लेकिन लोग पीछे हट रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? कई ऐसे दिग्गज नेता है जिन्होंने मना कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? हार का डर या आश्वस्त नहीं है? लग रहा है कि पहले ही हार जाएंगे, इसलिए पहले ही मना कर दिया कि हारने से बेहतर है चुनाव ही न लड़ा जाए। देखिए, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, नीरज जी को नहीं पता हमारी पार्टी की क्या गाइडलाइंस थी। हो सकता है इन्होंने कहीं से आप चुनाव लड़ाने के लिए हो सकता है गए हो और उन्होंने मना कर दिया हो, वो अलग बात है। लेकिन मैं आज ये बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे गाइडलाइंस थी कि जिन भी लोगों ने जो विधायक बने हैं, जो मंत्री हैं, लगभग ये माना था कि उसमें जहां तक संभव हो हमें लोकसभा चुनाव में इनको टिकट नहीं देना है। जो भी हमारे कार्यकर्ता है, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र से लेकर के लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी सारे नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं और सबको जो है टिकट नहीं मिलता विधानसभा चुनाव में। तो कोशिश ये थी कि ज़्यादातर उन लोगों को मौका दिया जाए जो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए। उसके बावजूद यदि कार्यकर्ताओं की अगर मांग होगी, नहीं स्वर्णिम जी इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखेंगे कि मौका देने की बात नहीं है, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, वो हर पार्टी को चाहिए, जो जीत ले वो सीट उसी को टिकट। देखिए, भले ये चुनाव में जीतने की बात करें, कार्यकर्ताओं को फीडबैक देने की बात करें, सब दरकिनार हो जाता है। देखिए, जीतने वाला जो होता है वो तो जीत तो पता पड़ती है चुनाव के बाद, लेकिन सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या समीकरण है, और जो भी हमारे साथी जो टिकट मांगते हैं उनके साथ राय मशविरा की जाती है और उस क्षेत्र के जो चुनिंदा या अधिकांशतः जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको अलग अलग माध्यम से अलग अलग श्रेणी में रख करके उनसे सबसे चर्चा करके फीडबैक लेकर के और उनको बता करके जो टिकट मांग रहे हैं और तब ये निर्णय लिया जाता है। और ये निर्णय कई स्तर पर लिया जाता है। लेकिन मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो अभी मेरे साथी बात कर रहे थे, तो आप कह रहे हैं कि आपने अगर बहुत अच्छा काम किया है तो आपका ऐसे परिणाम तो आपको नहीं मिले। सबसे पहली चीज आप ये अगर ना बोले तो मैं इनको एक चीज और बता देता हूँ, आप ये जनता तय करिए, यही मैं बता रहा हूँ कौन तय कर रहा है। और लोकसभा के जितने भी बाई इलेक्शन हुए, चाहे राजस्थान के 2 सीटों पर चुनाव हुए, ये हारे चुनाव, इसके अलावा पिछले चुनाव में भी जब लोकसभा के हुए थे तो आपको तो प्रत्याशी नहीं मिले। आपके 282 जो प्रत्याशी जीते थे उनमें से 125 से अधिक प्रत्याशी तो कांग्रेस के टिकट पर पिछले पहुंचे थे। नीरज जी एक मिनट, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा बीजेपी के पास कैंडिडेट है, कांग्रेस पास कैंडिडेट नहीं है, जो है भी वो कई लोग पीछे हट गए, चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये आपने आरोप लगाया। ठीक है स्वर्णिम जी बात सुनिए, 25 सीटें कांग्रेस की तो आ गई, लेकिन पहले 6 सीटें बीजेपी की बची थी। ऐसी क्या स्थिति हो गई कि नागौर से वहां हनुमान बेनीवाल को टिकट दे दिया गया? इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। हालांकि हनुमान बेनीवाल सपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए के साथ आ गई है आरएलपी, ये वजह बताई जा रही है। 1 सीट तो वो छूट गई, 5 सीट बची और आप कह रहे हैं कि बस मंथन चल रहा है, कार्यकर्ता भी वक्त है, अभी वक्त है। इतना भी वक्त नहीं है, 9 तारीख को नामांकन होना है, एंड तक तो फिर वो 16 सीटों की पहली लिस्ट क्यों इतनी जल्दी निकाली सर? जब वक्त था तो आराम से निकालते। श्वेता जी, हाँ, हमने पहली लिस्ट निकाली, फिर दूसरी लिस्ट निकाली, हमने 19 उम्मीदवार तय कर दिए। राजनीति में 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। हमने कभी ये प्रश्न नहीं उठाया कि कांग्रेस, हमने सूची निकाल दी, कांग्रेस क्यों नहीं निकाल रही।
कांग्रेस ने अपनी सूची अपने हिसाब से निकाली, ठीक है। अपने समीकरण को देख के निकाली। ठीक है। आज वैभव गहलोत को कहाँ चुनाव लड़ाना है, 3-3 सीटों पे सर्वे, 3-3 सीटों पे चर्चा, मुख्यमंत्री जी एक ही काम में लगे हुए। राजस्थान छोड़कर, राजस्थान का 3000 करोड़ का वित्तीय पेमेंट जो करना ठेकेदारों को, वो छोड़ करके मुख्यमंत्री जी केवल मात्र अपने पुत्र को जिताने के लिए वहां जोधपुर बैठे हुए हैं। कभी कहते हैं जालोट लड़ेंगे, कभी कहते हैं वहां सवाई माधोपुर लड़ेंगे। इन चर्चाओं में समय निकालते रहे और तो और हवाई कैंडिडेट और उतार दिए। अजमेर जैसी अरे सीट आपने पर अब तक कोई कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे, ये तो बता दीजिए। बता रहा हूं ना, आप अपनी पार्टी का बताओ, आपको कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहे, 25 सीटें क्यों नहीं डिक्लेयर कर पा रहे, आपके जो सिटिंग एमपी है उनको टिकट क्यों नहीं दे पा रहे। बताइए या स्वीकार करिए कि आपके नेताओं ने काम नहीं किया, आज डरे हुए हैं। ना आप अपने कैंडिडेट के नाम पर वोट ले सकते हो, ना मोदी जी के नाम पर वोट ले सकते हो। स्वीकार करो इस बात को कि आपकी पार्टी का जनाधार खिसकता जा रहा है और आप जो है आज डरे हुए हैं, आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, लिस्ट जारी करने का, अरे लिस्ट में आप नाम जारी करने के नाम नहीं मिल रहे, ऐसा स्वीकार कर लीजिए। संजय जी बातें आपने सुनी, 25 कैंडिडेट के सामने रख दिया। नीरज जी ने क्या कुछ कहा आपने सुना कि लास्ट मोमेंट तक हम सीट नहीं बदलेंगे, लेकिन यह नाम ही सामने नहीं आ रहा है, सीट बदलने का तो वक्त ही नहीं मिलेगा। क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा बागी या नाराजगी हो जाए, लोगों को मनाना ना पड़े, इसलिए थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी मोमेंट पर नाम का ऐलान करेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे? संजय बात हंसी आ रही है, ये जनाधार की बात पार्टी छोड़ गए, स्मृति ईरानी कोटा में पिछले चुनाव में हारी, मंत्री बनाया, अरुण जेटली पिछले चुनाव में हारे, उसे मंत्री बनाया। ये जनाधार की बात करते हैं, जीत हार की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं वास्तविकता ये है, जो ये आज भारतीय जनता पार्टी का हालत ये है कि ना तो बालाकोट चला, ना इनका कुछ चला। राफेल घोटाले में जनता जवाब मांग रही है, बेरोजगारी में जनता जवाब मांग रही है। देश का बेरोजगारी का स्तर आज 35 साल 50 साल में हाईएस्ट लेवल पर बेरोजगारी है, महंगाई की दर हाईएस्ट लेवल पर है। किसानों की आत्महत्या हर आधा घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है। सरकारी एजेंसी बोल रही है ये पूरे 1 करोड़ नौकरियां तो पिछले साल ही चली गई। आपकी सरकार के आंकड़े हैं, आपकी सरकार ने झूठे आंकड़े जारी कर दिए। आपकी अभी आंकड़े दबाने की बहुत प्रयास किया था आपकी सरकार ने, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं कि बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है। अगर आप सब एक साथ बोलेंगे सर आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। नीरज जी कुछ समझ नहीं आएगा, नीरज जी कुछ समझ नहीं आएगा, सब एक साथ कहेंगे तो। विधानसभा चुनाव में आरोप लगाए, चलिए ठीक है, बीजेपी सरकार ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि लगातार जनता जवाब मांग रही है, ठीक है नीरज जी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कांग्रेस के खिलाफ लड़े, आपसे भी लड़े थे। चलिए ठीक है नीरज जी आप वो सवाल ये उठा रहे हैं कि जनता सवाल कर रही है, जनता तो वोटों के जरिए जवाब दे देगी। इतना ज्यादा किसी को भी गर्म होने या नाराज होने की जरूरत नहीं, हम तो आराम से चर्चा करते हैं, वक्त भी नहीं है। बिल्कुल जवाब तो जनता को देना है, वोटों के जरिए ही देंगे, भले हम कितनी भी चर्चा कर ले, कितने भी सवाल किसी पर भी उठा ले। नीरज जी, हाँ 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान बढ़ाया। भारत आज जल थल नभ और अंतरिक्ष में एक सुप्रीम पावर बनकर, महाशक्ति बनकर विश्व में उभरा। महंगाई पर जवाब देंगे, नोटबंदी पर जवाब देंगे, जीएसटी पर जवाब देंगे, बेरोजगारी पर जवाब देंगे। आज हम चलिए बहुत कुछ कर लिया है सरकार ने, चलिए ठीक है, हम समझ जाते हैं। ठीक है नीरज जी वक्त खत्म हो रहा है, चर्चा खत्म करनी होगी। अब अगर आप सुनेंगे नहीं, चलिए ठीक है नीरज जी एक आखिरी जवाब दे दीजिए। नीरज जी एक आखिरी जवाब दे दीजिए। 5 सीटों का इंतजार है, आपने हालांकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर गिना दी कि क्या कुछ सरकार ने किया है। जवाब सिर्फ इतना दे दीजिए कि 5 सीटों का इंतजार है, कब तक ये नाम सामने आ जाएंगे, बस क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। देखिए हाँ हमारी 5 सीटें जल्द ही डिक्लेयर होंगी। 9 तारीख पहले राजसमंद और बाड़मेर जिनमें नॉमिनेशन होना वो डिक्लेयर होंगी। 18 तारीख पहले बाकी 3 सीटें दौसा, भरतपुर और धौलपुर डिक्लेयर होंगी। उसके बाद तो कर भी नहीं सकते स्वर्णिम जी, बताओ 9 के बाद आप क्या करोगे? एक सेकंड, उससे पहले होगी। मैंने नहीं कहा आपकी तरह नहीं कि नामांकन के दिन भी नाम बदल करके आपने नॉमिनेशन किया है। चलिए अब आने वाले वक्त में ये भी हो जाए, ये भी हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी सर, अगर ये भी हो जाए तो। 9 तारीख को पता पड़े नाम सामने यहाँ पर आ रहे हैं उन 2 सीटों को लेकर जिनका पहले चरण में चुनाव। चलिए वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कमल कब चलेगा आखिरी दाव, ये सवाल है। आखिरी लिस्ट बीजेपी की कब आएगी, क्योंकि 5 नाम है जिनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। कहा जाता है कि दौसा में किरोड़ी मीणा यहाँ पर वीटो लगा कर रखे, राजसमंद में कहीं ना कहीं नाम तो सामने आ रहे हैं लेकिन खुलकर कोई कुछ कह नहीं रहा है।
लेकिन कौन से वो नाम होंगे, क्या वही नाम रिपीट किए जाएंगे जो पिछली बार है, या फिर उन पर शायद भरोसा नहीं रहा है, नए कैंडिडेट को उतारने की रणनीति यहाँ पर बना रही है कांग्रेस, बीजेपी माफ कीजिएगा, बीजेपी रणनीति बना रही है, क्योंकि कांग्रेस की तो 25 सीटें यहाँ पर आ गई। इंतजार इसलिए हो रहा है कि 9 तारीख पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है, और पहले चरण में 2 सीटें और हैं जो आती है, जिन पर नाम अभी घोषित नहीं किया गया है, बाड़मेर और राजसमंद, और इसलिए इंतजार यहाँ पर है। बाकी चिंता किसी को नहीं, चिंता बीजेपी को करनी चाहिए कि आखिर वो कौन से कैंडिडेट है जिसे हम मैदान में उतारे, जो टफ कंपटीशन दे, और मिशन 25 जो दोनों ही पार्टियां लेकर चल रही हैं उसमें जीत हासिल हो, और यही कोशिश दोनों ही पार्टी की। इसलिए इंतजार इन 5 सीटों को लेकर, हालांकि उम्मीद जताई जा रही है आज या कल तक में शायद ये नाम सामने आ जाए। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।